आज हम लोग गुणनखंड व गुणज के बारे में बात करेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। हम देखते हैं गुणनखंड, जैसे कोई संख्या है, जैसे मैं लिखा यहाँ पर 6। कोई संख्या यदि किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, मतलब पूरी तरह विभाजित हो रही है और शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, तो वह संख्या इस संख्या के क्या होंगे, गुणनखंड। जैसे कि 6 किससे किससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, 1 से बात करेंगे, 1 से होगा, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 2 3 6। मतलब कोई संख्या जिस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है और शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, तो वह उस संख्या का क्या होगा, गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर गुणज देखेंगे। अब गुणज क्या होता है, मान लो कोई संख्या, मैं यहाँ पर 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करेंगे, किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, उस संख्या का गुणज। जैसे हम 6 का गुणा 1 से करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 6। 6 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6 दूनी 12। 6 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6 तिया 18। 6 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 24। तो ये सब संख्या है वो क्या है, 6 की गुणज। या सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो 6 के पहाड़ा में आएगा, जो 6 के में वही उसका क्या होगा, गुणज। तो इस प्रकार हम गुणनखंड और गुणज को पहचान सकते। अब हम कुछ सवाल देखते हैं। हमारे पास पहला सवाल है कि 8 के सभी गुणनखंड है। हमारे पास पहला उत्तर दिया है, पहला है कि 1 5 2, दूसरा है कि 1 2 4 8, तीसरा है कि 1 4 3 6 और चौथा है कि 1 2 3 4। हम देखेंगे कि 8 के सभी गुणनखंड मतलब 8 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो 8 किसके किसके पहाड़ा में आ रहा है, 1 में आता है, लेकिन 5 में नहीं आता। 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में, सॉरी 8 में आता है। अब यहाँ देखेंगे 1 में आता है, 1 में, 4 में, 3 में नहीं आता, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी। तो हमारा उत्तर होगा दूसरा। 8 के सभी गुणनखंड होंगे 1 2 4 8। अब हम हमारा अगला सवाल देखते हैं कि 8 और 11 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमारे पास उत्तर दिया हुआ, पहला का पहला, दूसरा का 6, तीसरा का 3 और चौथा का 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो 8 और 11 में दोनों में है, जो दोनों में संख्या कॉमन आ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 8 का, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 का गुणनखंड। 8 का गुणनखंड क्या होगा, मतलब 8 किसके किसके पहाड़ा में आ रहा है। तो 8 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 1 और 2 और 4 और खुद 8 के। ठीक है, मतलब इन संख्या को 8 से भाग देंगे तो हमारे पास कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। अब हम 11 का लिखेंगे। 11 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड मतलब 11 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो 11 किसके किसके पहाड़ा में आएगा, 1 और 11, खुद 11 में। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे, दोनों में वो कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो हम यहाँ देखते हैं 1 है, यहाँ भी 1 है, और कुछ है क्या, जैसे 2 4 8, यहाँ कुछ नहीं है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 1 हमारा यहाँ भी है और 1 हमारा यहाँ भी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 1। तो 8 और 11 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को बना सकते। अगला सवाल देखते हैं कि 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं।
हमें पूछ रहा है कि 240 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ना कि ये पूछ रहा है कि 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। हम सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे पास पहला उत्तर है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो हम 240 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। भाग विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से भागेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना बार हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 2 शून्य, फिर 2 से जाएगा तो सीधा 7, फिर हमें 2 से भाग देंगे तो ये चले जाएगा 30 बार में। फिर क्या करेंगे हम, फिर 2 से भाग देंगे तो ये चले जाएगा 15 बार में। अब 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है तो हम इसको किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो ये चले जाएगा 5 बार में। अब 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में भी 5 नहीं आता, तो हम इसको भाग देंगे 5 से, तो 5 एकम 5। अब हमें जो प्राप्त हुआ वो सबको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका 240 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 6। हमें पूछा है कि 240 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, ना कि कितना होगा। तो यदि पूछेगा कि 240 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा तब हम इस सब को गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड और गुणज के सवाल आसानी से बना सकते हैं।